बुद्ध कहते थे जातियां जानवरों में होती है, इंसानों में नहीं। गधा, घोड़ा, खच्चर, सूअर, सभी को जानवर ही कहते ना, कॉमन नेम। गधा, घोड़ा, खच्चर, सूअर, सभी जानवर, तो जानवर कॉमन नेम है। तो जानवरों में जातियां होती है। अब देखो दूसरा उदाहरण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सारे मानव। ब्राह्मण के घर में जब जन्म होता है तो मानव पैदा होता है, क्षत्रिय के घर में जब जन्म होता है तो मानव पैदा होता है, वैश्य के घर में जब जन्म होता है तो मानव पैदा होता है, शूद्र के घर में जब जन्म होता है तो मानव पैदा होता है। ये सारे वर्णों का कॉमन है मानव। जानवरों में जाति होती है, इंसानों में जाति नहीं होती है। ब्राह्मण बहुत महान लोग हैं, उन्होंने हमारे लोगों को जानवरों में जातियां होती है उसके आधार पर हम लोगों को बांटा। ब्राह्मण महान लोग थे, आज भी है, हम ब्राह्मणों से महान हैं। हम लोगों ने उन जानवरों के आधार पर बांटे हुए जो नाम है हमने स्वीकार कर लिए, हम ब्राह्मणों से भी महान हैं। और उससे भी आगे हम गर्व करते रहते हैं, गौरव करते रहते हैं। तो हमारे से ज्यादा महान कौन है भाई इस धरती पर? हम ही बहुत ज्यादा महान है। ब्राह्मणों ने हम लोगों को जानवर के आधार पर तोड़ा, जानवर की व्यवस्था को लागू किया और उसी का हम लोग गर्व करते रहते हैं। तो ये बातें, मुझे नहीं लगता है कि ये बातें हम लोगों को समझ में आती है। वो ज्यादातर पढ़े लिखे जो लोग हैं, मैं कहते रहता हूं कि ये जो पढ़े लिखे लोग हैं ये पढ़े लिखे लोग नहीं है, ये लिखे पढ़े लोग हैं। ब्राह्मणों ने किताबें लिखी, हमने पढ़ी, लिखे पढ़े। हमारे महापुरुषों ने आंदोलन चलाया, शिक्षा का अधिकार हासिल किया, तो ब्राह्मण लोग शिक्षा के अधिकार से हम लोगों को वंचित नहीं कर पाए। इसलिए ब्राह्मणों ने दूसरा दाव पेच बनाया कि चलो ठीक है, आप लोगों को शिक्षा का अधिकार होगा, मगर कौन सी किताबें पढ़ोगे ये निर्धारित करने का अधिकार आपका नहीं होगा। ये निर्धारित करने का अधिकार ब्राह्मण का होगा। अभ्यासक्रम नियंत्रण मंडल होगा, अभ्यासक्रम नियंत्रण मंडल पर ब्राह्मणों का नियंत्रण होगा। ब्राह्मण किताबें लिखेंगे और वो किताबें आप लोग पढ़ेंगे, और इस तरह से आप पढ़े लिखे लोग नहीं हो, आप लिखे पढ़े लोग हो। तो लिखे पढ़े लोग अनपढ़ों से ज्यादा खराब होते हैं। आप लोगों को समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने फिर सोचा कि और बताना जरूरी है। जो लिखे पढ़े लोग हैं ये अनपढ़ लोगों से ज्यादा खराब होते हैं, क्योंकि वो गलत बात का समर्थन करने के लिए अपने बुद्धि का उपयोग करते हैं, अनपढ़ ऐसा नहीं करते हैं। चंद्र प्रकाश, समझ आ रहा है? हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं यही हमारे लोगों की समस्या है। ये जो पढ़े लिखे लोग हैं वास्तव में ये लिखे पढ़े लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। ये हमारे समाज की समस्या है। और बाबा साहब आंबेडकर ने कहा मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, उनको भी ऐसे लगता था। काशीराम जी कहा करते थे कि पढ़े लिखे लोग एंटी सोशल एलिमेंट है। ये तो चंद्र प्रकाश तुमको मालूम होगा ही। काशीराम जी की कोई दुश्मनी थोड़ी थी पढ़े लिखे लोगों के साथ में, उनको तो जगाकर जोड़ने के लिए उन्होंने संगठन बनाने का काम किया था। मगर वो कहते थे अनुभव से ये पढ़े लिखे जो लोग हैं ये एंटी सोशल एलिमेंट है। एंटी सोशल एलिमेंट अंग्रेजी का शब्द समझ में आ रहा क्या? एंटी सोशल एलिमेंट का मतलब होता है असामाजिक तत्व। अभी भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा असामाजिक तत्व किसको बोलते हैं? गुंडे, मवाली, चोर, उचक्के, पाकिट मार, इसको असामाजिक तत्व बोलते हैं।
आओ संपादक साहब। वो काशीराम जी कहा करते थे कि ये एंटी सोशल एलिमेंट है। मेरा अनुभव बताता हूं, मैं 36 साल से काम कर रहा हूं पढ़े लिखे लोगों में। मैं अपना अनुभव बताता हूं आप लोगों को। मैं पढ़े लिखे लोगों में जब मैं काम करने के लिए जाता हूं, वो 10 सवाल पूछते हैं, मैं 10 ही सवालों का जवाब देता हूं। 10 ही सवालों का जवाब देने के बाद भी मुझे ये पता नहीं चलता कि ये आदमी जिसके सवालों के मैंने जवाब दिए हैं, ये आदमी हमको समर्थन करने वाला है या समर्थन नहीं करने वाला है, उसका पता ही नहीं चलता। अनपढ़ आदमी के पास जाता हूं मैं, अनपढ़ आदमी को जाके समझाता हूं गांव में, 1 घंटा समझाता हूं, 1.5 घंटा समझाता हूं। वो क्या कहते हैं? हाँ ठीक है आ गया, समझ में आ गया, अब बोलो करना क्या। अनुभव की बोल रहा हूं, किताबी बात नहीं बोल रहा हूं। बराबर है, क्योंकि वो डेली गांव के लोग जूते खाते हैं, उनको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं किताबे पिताबे की। उनको एहसास ही होता है, उनको सब अनुभव होता है और डेली होता है, वो ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से जो पढ़े लिखे लोग जिनको हम कहते हैं, वो वास्तव में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, वो लिखे पढ़े लोग हैं और गलत बात का समर्थन करने के लिए वो बुद्धि का उपयोग करते हैं। इसको अंग्रेजी में यह भी कहा जा सकता है इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। बागड़े साहब, इसको अंग्रेजी में इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी भी बोलते हैं। और इससे एक बहुत बुरा शब्द है, मंच पर बोलना ठीक नहीं लगता, इसलिए मैं कुछ शब्द जो है नहीं बोलना चाहता हूं। वो बहुत खराब शब्द है। मैं प्राइवेट में बोलते रहता हूं, कार्यकर्ताओं को मालूम है, लगे मैं बहुत ज्यादा खराब शब्द है वो मंच पर नहीं बोल सकता। साथियों, तो मैं आप लोगों को एक बात समझा रहा हूं, समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये जो जाति में बांटे हुए समाज को जोड़ने के लिए हम लोगों ने ये सोशल नेटवर्किंग का कार्यक्रम शुरू किया, तो इसमें शेड्यूल कास्ट की जो अलग अलग जाति समूहों के लोग हैं, उन लोगों को भी जगाने का, जोड़ने का कार्यक्रम कर रहे हैं। फिर उसके बाद में आदिवासियों के अंदर, आदिवासियों में मेजर 3 प्रकार के लोग हैं। कुछ बड़े पैमाने पर कन्वर्टेड क्रिश्चियन हैं, कुछ लोग हैं जो एडवांस आदिवासी है, और तीसरे आदिवासी हैं जो इंटीरियर एरिया में, जंगलों में, बस्तर जैसे जंगलों में रहते हैं और अभी भी बहुत ज्यादा प्रिमिटिव स्टेज तक के बैकवर्ड है। ऐसे लोगों के जागृति के लिए भी हम लोगों ने कुछ खास कार्यक्रम चालू किए हुए हैं, लगाए हुए हैं। आप लोगों को सुनकर हैरानी होगी। अभी 2 दिसंबर को एनटी, डीएनटी, विजेएनटी, एसएनटी, सेमी नोमैडिक ट्राइब, इनका 2 दिसंबर को इधर कार्यक्रम होगा। पिछले साल हम उसके पहले इधर पूना में रेनके कमीशन के रेफरेंस में पूना में मैंने कार्यक्रम आयोजित किया था, एनटी, डीएनटी, विजेएनटी का। बहुत बड़ा कार्यक्रम है, पूना के कार्यकर्ता हमारे यहाँ है, बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था। तो मेरे पास में 8-10 जाति के नोमैडिक ट्राइब के लोग मिलने के लिए आए और उन्होंने मुझे कहा, मेश्राम जी, हमने बहुत बार प्रयास किया मगर हम कभी इतने लोग इकट्ठा नहीं कर पाए। आप तो नोमैडिक ट्राइब के भी नहीं हो, इतने सारे लोग, सारे 42 जाति के लोग जो हैं आप लोगों ने कहां से इकट्ठा किए? देखो, मैं इकट्ठा करने का मास्टर हूं। मुझे बहुत कम लोग जानते हैं, ना जाने ठीक है। मैं नहीं चाहता हूं कि ज्यादा लो प्रोफाइल में ही रहना चाहता हूं, ना जाने ठीक है। वो अंधेरे में रहेंगे तब तक मैं अपना काम कर लूंगा। तो मैं एक जोड़ने का ही मास्टर हूं। तो वो जोड़ा कैसे जाए, इसी का मैं मास्टर हूं। और हम लोगों को 6000 जाति के लोगों को अगर जोड़ने का काम करने में हम कामयाब हो गए हैं, तो मैं ऐसा मानता हूं कि इस देश में जो व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई,
उस व्यवस्था को खत्म करने की पूर्व शर्त है 6000 जाति के अंदर तोड़े हुए लोगों को जोड़ने का काम अगर आपको करना आता है तो ही आप ब्राह्मणों की व्यवस्था को तोड़ने का काम करने में कामयाब हो सकते हो। जोड़ना पूर्व शर्त है, प्री कंडीशन है। तो इसलिए ये सारे देश भर में ये कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। आरएसएस के लोगों को भी डर लगता है। आरएसएस के लोगों को हमारे जोड़ने के कार्यक्रम से डर लगता है। आरएसएस के लोगों ने इंस्ट्रक्शन इश्यू किए, बामसेव के लोगों के साथ चर्चा मत करो। तो उन्होंने पूछा क्यों? बोले वो लोग पटाऊ बहुत है और तुम उनके साथ चर्चा करोगे उनकी ही बात माननी होगी। पटाऊ समझते हो ना? नहीं समझते हो? महाराज, दादा महाराज, आरएसएस के लोगों को भी डर लगता है। आपको खुशी होनी चाहिए भाई, सभी लोगों को आरएसएस का डर लगता है, आरएसएस को हमारा डर लगता है कि उनके कार्यकर्ताओं के साथ में चर्चा मत करो। फिर दूसरा इंस्ट्रक्शन उन्होंने इश्यू किया, उनके कार्यक्रमों में सुनने के लिए मत जाओ। वामन मेश्राम का भाषण अगर कोई सुनेगा तो जिस तरह से पोलियो का डोज लेने के बाद 10 साल असर नहीं उतरता, उसी तरह से मेरा डोज होता है। आरएसएस के लोगों को मालूम है, वो बोलते हैं कि उनके कार्यक्रम में सुनने के लिए मैं मत जाओ। आप लोगों को बहुत खास बात बता रहा हूं, जब उन्होंने उनके लोगों को कहा सुनने के लिए मत जाओ, वो लोगों का मनोविज्ञान बड़ा अजीब होता है। जहां जाने के लिए मना करो वहां आदमी थोड़ा जाके देख के आता है। मैं आपको मनोवैज्ञानिक फ्राइड, दुनिया का पहले नंबर का मनोवैज्ञानिक था, सिगमंड फ्राइड, उसका आपको उदाहरण देता हूं। वो गार्डन में मियाँ बीबी दो विद्वान थे, घूमने के लिए गए, अपना छोटा बच्चा साथ में लेकर उंगली पकड़कर वो चल रहे हैं। वो दोनों विद्वान, अब दो विद्वान जब इकट्ठा आते हैं तो चर्चा ही होती है और कुछ नहीं होता। तो चर्चा कर रहे, चलते चलते चर्चा कर रहे, उंगली पकड़ के। उसका बेटा जो है माँ का उंगली पकड़ते वो भी गार्डन में चल रहा है। तो चलते चलते एक फवारा आ गया, फवारे के पास आते ही उस बच्चे ने माँ की उंगली को जो पकड़ा हुआ था छोड़ दिया। उसको पता ही नहीं चला, वो जाके बैठ गए और वो जो टेबल रखा हुआ था उधर अंदर, वहां जाके बैठ गए। फिर चर्चा समाप्त हो गई। चर्चा समाप्त होने के बाद उनको पता चला कि माँ को, अरे मेरा बेटा क्या है? उस माँ ने कहा मेरा बेटा कहाँ है? तो फ्राइड ने उसको पूछा कि तुमने उसको यहां मत जाओ, वहां मत जाओ, यहां मत जाओ, ऐसा कुछ कहा था क्या? हाँ कहा था। क्या कहा था? बोले फवारे के पास मत जाओ, ऐसा कहा था। अच्छा जाओ, वहीं होगा। वो गई तो फवारे के पास में खड़ा था। तो आरएसएस के लोगों ने उनको कहा कि वामन मेश्राम के कार्यक्रम में मत जाना। तो ये मनोविज्ञान है आदमी का, मत जाओ। तो उसके मन में जिज्ञासा क्या है, थोड़ा देख के लेते। तो ऐसे लोग जब आने लगे तो वो उनको उनके विरोध में होकर हमारे साथ छोड़छाड़ करके आने लगे। जब आरएसएस के लोगों को ये जानकारी मिली तो आरएसएस के लोगों ने तीसरा प्लान बनाया कि जब हमारा कार्यक्रम हो तो 2 या 4 किलोमीटर के अंतर पर उनका कोई कार्यक्रम होना चाहिए और उस कार्यक्रम में जो लोग जा सकते हैं उनको ही जिम्मेदारी लगाकर एंगेज कर देना चाहिए ताकि वो हमारे कार्य